देवगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में करण नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। करण का परिवार इतना निर्धन था कि उनके पास न अपनी कोई जमीन थी और न ही जीवन यापन का कोई स्थायी साधन। करण सुबह से शाम तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और जो कुछ कमाई होती उसी से पूरे परिवार का गुजारा चलता। हमारे पास ना अपना घर है न खेती की जमीन। हमारा बेटा दिन रात मजदूरी करता है और बदले में उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन गए हैं। चिंता मत करो, हमारा बेटा मेहनती है, भगवान सब देख रहा है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेहनत और ईमानदारी से जीना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब करण की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। करण ने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके मन में हमेशा यही विश्वास रहता था, आज भले ही किस्मत मेरा साथ न दे रही हो, लेकिन अगर मैं मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन सब बदल जाएगा और मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक दिन करण जमींदार रघुवीर सिंह के खेत पर काम कर रहा था। रघुवीर सिंह पास के एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने खेत की देखरेख कर रहे थे। करण अपने काम में पूरी लगन से जुटा हुआ था। तभी उसकी नजर पड़ी कि रघुवीर सिंह बहुत उदास और चिंता में डूबे हुए हैं। उनकी मायूसी देखकर करण तुरंत उनके पास पहुंचा। आप आज बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी चिंता आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अगर आप चाहें तो मुझे बताइए, शायद मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकूं। करण की बात सुनकर जमींदार रघुवीर सिंह को गुस्सा आ गया। अरे तू मेरी मदद करेगा? पहले खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीख। अगर तू सच में किसी की मदद करने लायक होता तो आज 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी जमीन पर मजदूरी नहीं कर रहा होता। जा अपना काम कर और मुझे अकेला छोड़ दे। मालिक, ऐसा मत कहिए। ये सब समय और भाग्य का खेल है। किस्मत हर इंसान की परीक्षा लेती है, लेकिन जो मेहनत करना नहीं छोड़ता वो कभी सच में हारता नहीं। आज भले ही मेरी किस्मत मेरा साथ न दे रही हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन किस्मत भी मेरा साथ जरूर देगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में समय लग सकता है, लेकिन सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। करण की बातें सुनकर रघुवीर सिंह का चेहरा खिल उठा। उनकी आंखों में पहले की तुलना में सुकून साफ दिखाई देने लगा। अरे करण, तेरे विचार सचमुच बहुत अच्छे हैं। इतनी कठिनाइयों के बावजूद तू इतनी सकारात्मक सोच रखता है। ये देखकर मेरे मन को बहुत सुकून मिला। तेरी बातें सीधे दिल को छू गईं। करण मुस्कुराया और बड़े सम्मान के साथ अपनी बात कहने लगा। मालिक, ये सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी बात पर जिद करता था तब मेरे पिता मुझे समझाते थे, बेटा करण, हमारे पास इतना धन नहीं है कि तेरी हर इच्छा पूरी कर सके, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी धूप की तरह खुशियां देती है, कभी सर्द हवाओं की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानियां। लेकिन जैसे हर मौसम गुजर जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी बीत जाते हैं। इसलिए हमेशा धैर्य और हिम्मत बनाए रखना, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। ये बात सुनकर रघुवीर सिंह भावुक हो गए। वाह करण, तेरे पिता सचमुच बहुत नेक इंसान होंगे। एक दिन मुझे उनसे जरूर मिलना चाहिए। कुछ पल की चुप्पी के बाद करण ने फिर धीरे से उनसे पूछा। रघुवीर सिंह ने एक गहरी सांस ली और अपनी परेशानी बतानी शुरू की। करण, मैं इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे इसका कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन है। वो कई पीढ़ियों से हमारे परिवार के पास रही है। उस जमीन पर मेरा और मेरे छोटे भाई का बराबर हक है, लेकिन गांव के ही एक बाप बेटे ने उस जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस में शिकायत करने की सोच रहा था, मगर गांव के कई प्रभावशाली लोग भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। मैं चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। अब तो उन्होंने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। अपने पिता की पुश्तैनी जमीन को इस तरह हाथों से निकलता देखकर मेरा दिल टूट रहा है। यही सोचकर मैं दिन रात परेशान रहता हूं। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं।
करण ने शांत भाव से रघुवीर सिंह की ओर देखा और सोच समझकर अपनी बात रखी। मालिक, आप सही कह रहे हैं। अगर आप कानून का सहारा भी लेंगे तो उन लोगों के दबदबे और गांव के बड़े बुजुर्गों के प्रभाव की वजह से शायद आपको आसानी से न्याय ना मिल पाए। लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक दूसरा रास्ता भी हो सकता है। करण की बात सुनकर रघुवीर सिंह के मन में उम्मीद की किरण जगी। तो फिर करण, अब तू ही बता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सचमुच बहुत थक चुका हूँ। मेरी पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से निकल रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मालिक, हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है। अगर आप चाहें तो मैं एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे आपको अपनी जमीन दोबारा मिल सकती है। अरे फिर देर किस बात की, जल्दी बता करण, आखिर वो तरीका क्या है? तब करण ने पूरे धैर्य के साथ अपनी योजना समझाई। उसने बताया कि किस तरह समझदारी, चतुराई और गांव के नियम कायदों का सहारा लेकर उन लोगों की सच्चाई सबके सामने लाई जा सकती है और उन्हें बेनकाब किया जा सकता है। पूरी तरकीब सुनते ही रघुवीर सिंह की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। वाह करण, तू तो मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार निकला। तेरी इस योजना से मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपनी जमीन जरूर वापस हासिल कर लूंगा। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर ये योजना सफल हुई तो अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। नहीं मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी वजह से ही मुझे और मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलती है। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। ठीक है करण, तू सच में बहुत नेक दिल इंसान है। कल से ही इस काम की शुरुआत कर देना। अगले दिन करण उन बाप बेटों के पास पहुंचा जिनका नाम भानु प्रताप और दीपक था। वही दोनों लोग थे जिन्होंने रघुवीर सिंह की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्ते सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सुना कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या मुझे भी कोई काम मिल सकता है? करण की बात सुनते ही भानु प्रताप ने उसे घूर कर देखा। अरे तू है कौन? किसने कह दिया कि हमें मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। पास के गांव में रहता हूँ और काम की तलाश में भटकता रहता हूँ। रोज कहीं न कहीं मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता हूँ। कभी खेती बाड़ी में हाथ बटा देता हूँ तो कभी कोई और काम कर लेता हूँ। ये सब ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना था कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती होगी। सोचा शायद मुझे भी कोई काम मिल जाए। अरे भाई, मैंने एक बार साफ कह दिया ना कि हमें किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। करण हल्का सा मुस्कुराया और फिर धीरे से एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर दोनों बाप बेटे चौंक उठे। अच्छा, इसका मतलब रघुवीर सिंह आपके बारे में जो कहते थे वो सही ही कहते थे। ये सुनते ही भानु प्रताप और दीपक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या कहा? रघुवीर सिंह ने हमारे बारे में क्या कहा? करण ने लापरवाही से हाथ हिलाया और वहां से जाने लगा। अरे नहीं सेठ जी, कुछ खास नहीं। खैर, आपके यहाँ तो काम नहीं है, इसलिए मैं कहीं और काम की तलाश कर लेता हूँ। करण जैसे ही मुड़कर जाने लगा, भानु प्रताप और दीपक के मन में शंका पैदा हो गई। उन्होंने तुरंत उसे आवाज देकर रोक लिया। खैरो, हमें साफ साफ बताओ, रघुवीर सिंह ने आखिर हमारे बारे में क्या कहा है? अरे भाई, इधर आओ, शायद हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम हो। धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है? आप जो भी काम देंगे मैं पूरी मेहनत से करूंगा। आखिर मुझे अपने बूढ़े माता पिता का पेट भी पालना है। सब्र रखो, काम भी बता देंगे। पहले ये बताओ कि रघुवीर सिंह हमारे बारे में क्या कह रहा था? सेठ जी, मैं पहले रघुवीर सिंह के यहाँ काम करता था, लेकिन उनका स्वभाव बहुत सख्त है। मैं दिन रात मेहनत करता था, फिर भी वह मुझे मेरी मेहनत के हिसाब से मजदूरी नहीं देते थे। कल इसी बात को लेकर मेरी उनसे बहस हो गई। फिर क्या हुआ? उसने आखिर हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी रघुवीर सिंह से बहस हो रही थी, तब उन्होंने कहा कि पूरे गांव में उनसे ज्यादा कोई मजदूरी नहीं देता। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार भानु प्रताप सेठ और दीपक सेठ अपने मजदूरों को सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं। इसी वजह से उनके यहाँ हमेशा मजदूर काम करने के लिए तैयार रहते हैं।
करण की बात सुनकर भानु प्रताप के चेहरे पर गर्व साफ दिखाई देने लगा। हाँ भाई, तूने बिल्कुल सही कहा। आखिर हम इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करे उसे उसकी मेहनत के हिसाब से पूरी मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने सचमुच बहुत अच्छी बात कही। रघुवीर सिंह तो कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। करण की मीठी और समझदारी भरी बातों में भानु प्रताप और दीपक पूरी तरह आ गए। दोनों उससे काफी प्रभावित हुए। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम हमें अच्छे इंसान लगते हो। हमारे खेतों में काम करने के लिए हमें तुम्हारे जैसे मेहनती मजदूर की ही जरूरत थी। कल से ही काम पर आ जाना। करण ने उनका धन्यवाद किया और अगले ही दिन से उनके खेतों में काम करना शुरू कर दिया। दीपक बेटा, ये करण तो बहुत ही मेहनती निकला। ये अकेला ही 4 लोगों के बराबर काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। करण सचमुच बहुत मेहनती है। इसके जैसा काम शायद ही कोई दूसरा कर पाए। ये पूरे दिन खेत में पूरी लगन के साथ मेहनत करता रहता है। धीरे धीरे करण की मेहनत, ईमानदारी और लगन ने भानु प्रताप और दीपक का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम दोनों बाप बेटे अपने खेतों का जायजा लेने पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि करण अभी भी पूरी मेहनत से काम में लगा हुआ है। अरे करण भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम अभी तक काम कर रहे हो? अब घर जाओ और थोड़ा आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ। घर पर मेरे बूढ़े माता पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त की रोटी कैसे जुटेगी। घर पर खाली बैठने से अच्छा है कि मैं काम करता रहूं। इससे मेरा मन भी लगा रहता है। करण, तुम सच में बहुत मेहनती इंसान हो। लेकिन अब आज का काम यहीं छोड़ दो। घर जाकर थोड़ा आराम भी कर लिया करो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो काम करने में ही सुकून मिलता है। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है करण, जैसी तुम्हारी इच्छा। जब काम पूरा हो जाए तब घर चले जाना। ये कहकर दोनों बाप बेटे खेत की जिम्मेदारी करण को सौंपकर अपने घर लौट गए। अगली सुबह जब भानु प्रताप और उनका बेटा दीपक खेत पर पहुँचे तो वहाँ पुलिस की जीप, कुछ सिपाही और थानेदार को देखकर दोनों घबरा गए और तेजी से उनकी ओर बढ़े। क्या हुआ दरोगा जी, आप यहाँ इस तरह क्यों आए हैं? क्या यह जमीन तुम दोनों की है? जी हाँ दरोगा जी, ये जमीन हमारी है। इसके सारे कागजात भी हमारे पास मौजूद हैं। तो फिर लगता है कि तुम दोनों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। क्या? लेकिन क्यों? हमने आखिर किया क्या है? अभी सब समझ में आ जाएगा। पहले पीछे मुड़ के अपनी जमीन की तरफ देखो। दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खेत की मिट्टी से एक पुराना कंकाल बाहर निकला हुआ था। ये क्या है? ये कंकाल हमारे खेत में कैसे आया? अब मासूम बनने का नाटक मत करो। पहले किसी को मारकर खेत में दफना दो और अब कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। नहीं दरोगा जी, हमें सचमुच कुछ नहीं मालूम। ये कंकाल यहाँ कैसे आया, इसकी हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। चुप! झूठ बोलने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अगर फांसी नहीं हुई तो उम्र कैद की सजा तो तय समझो। फांसी और उम्र कैद का नाम सुनते ही दोनों बाप बेटों के होश उड़ गए। वे पुलिस के सामने हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाने लगे। देखो, अब कोई चालाकी मत करना। तुम दोनों में से किसी एक को तो जेल जाना ही पड़ेगा। अभी तय कर लो कि कौन जाएगा। ये सुनकर भानु प्रताप और दीपक के चेहरे पर पसीना छलक आया। थानेदार साहब, हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपस में बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सिर्फ 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। इतना कहकर थानेदार थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। भानु प्रताप, दीपक और करण अलग जाकर धीरे धीरे आपस में बात करने लगे। पिताजी, अगर हम दोनों इस मामले में फंस गए तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमें किसी भी तरह कोई रास्ता निकालना होगा। अरे करण, अब तू ही कोई उपाय बता। किसी तरह हमें इस मुसीबत से बचा ले। मालिक, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। इस कंकाल को देखकर लगता है कि ये बहुत पुराना है। शायद किसी पुराने झगड़े का मामला हो। लेकिन अगर आप दोनों चुप रहेंगे तो शक सीधे आप पर ही जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो सच है वही बता दीजिए। करण की बात सुनते ही दीपक का चेहरा पीला पड़ गया। फांसी और उम्र कैद की बातों ने उसे पहले ही डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था। करण की बातों ने दीपक का हौसला पूरी तरह तोड़ दिया। आखिरकार वो घबराकर सच बताने के लिए तैयार हो गया। दरोगा जी, ये खेत असल में रघुवीर सिंह का है। हमने ही लालच में आकर
इस जमीन पर जबरन कब्जा किया था। लेकिन मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? तहसील से जो कागजात हमारे पास आए हैं उनमें तो लिखा है कि इस जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा है और कब्जा तुम लोगों के पास है। अब अचानक तुम कह रहे हो कि यह खेत रघुवीर सिंह का है। साहब, हमने ही रघुवीर सिंह के साथ धोखा किया था। सच तो ये है कि हम उनकी पुश्तैनी जमीन हड़पना चाहते थे, लेकिन अब हमें यह जमीन नहीं चाहिए। अगर आप कहें तो हम अभी अपना केस भी वापस लेने को तैयार हैं। थानेदार कुछ सोच ही रहा था कि तभी गांव के मुखिया वहां पहुंच गए। रघुवीर सिंह, सच सच बताओ, ये कंकाल यहाँ कैसे आया? कहीं तुमने किसी को मार कर तो नहीं दफनाया? नहीं मुखिया जी, ये असली कंकाल नहीं है। ये सिर्फ नकली हड्डियों का ढांचा है। दरअसल भानु प्रताप और दीपक ने मेरी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया था। तब मैंने और करण ने मिलकर ये योजना बनाई ताकि इनके मुंह से सच्चाई सबके सामने आ जाए। ये सुनते ही भानु प्रताप और दीपक के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों शर्म से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल मुसू टून्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।